नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 6 सितंबर 2022 को रेलवे ग्रुप डी के दूसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप डी के 30 शिफ्ट में जो भी आपके प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, अगर आप उसकी ई बुक चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग सारे शिफ्ट की फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने वाला क्रिकेटर कौन बना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रिकॉर्ड है वो बनाया है ऋषभ पंत ने। किसने? हमारे जो विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं, उनके द्वारा ये बनाया गया रिकॉर्ड है और वो आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 100 छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। देखिए, अगर हम लोग 2011 के सेंसस की बात करते हैं तो उसके अनुसार तो 74.04% है, लेकिन अगर हम लोग 2022 की रिपोर्ट की माने तो इसके अनुसार हमारे देश में जो लिटरेसी रेट है वो आपका 77.7% है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी आपके केरल राज्य में है, जबकि सबसे कम लिटरेसी की अगर हम बात करें तो वो आपको बिहार राज्य में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि पीएम मोदी ने किस वर्ष तक 50% भारत की ज़रूरतों के लिए ऊर्जा को स्वच्छ स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, भारत के द्वारा 2070 तक एनर्जी न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा गया है और पिछले साल ग्लासगो में जब COP26 हुआ था तो उसी के दौरान पीएम मोदी के द्वारा 5 घोषणाएं की गई थी और उन्हीं में से एक घोषणा ये थी कि 2030 तक हम अपनी ज़रूरत की जो 50% ऊर्जा है उसको स्वच्छ स्रोत से प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में किस राज्य ने 2022 से 27 के लिए नई खेल नीति को लागू किया है। तो ये लागू करने वाला जो राज्य है, नाम इसका है गुजरात। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा मार्च महीने में नई खेल नीति की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, तो टोटल इनकी संख्या 6 है। तमिल आपकी पहली शास्त्रीय भाषा थी, दूसरी संस्कृत थी, तीसरी कन्नड़ और तेलुगु थी, 2008 में दोनों बनी थी, मलयालम 2013 में और उड़िया को 2014 में दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया और ज़्यादा आसान कि एक सींग वाला गैंडा कौन से राज्य में पाया जाता है। तो एक सींग वाले गैंडे की हम बात करें तो ये आपको मुख्य रूप से 2 राज्यों में देखने को मिलेंगे। एक राज्य का नाम असम है, दूसरे राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। और सबसे ज़्यादा 91% जो गैंडे हैं वो आपको भारत देश में ही देखने को मिलेंगे और सबसे ज़्यादा इनकी जो संख्या है वो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो 2 लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक तो हमारे आनंद मोहन बोस हैं और दूसरे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इन दोनों ने मिलकर के 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या अधीनस्थ न्यायालय का कार्य है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे आपको हाई कोर्ट मिलेगा और उसके बाद में आपको मिलता है अधीनस्थ न्यायालय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अधीनस्थ न्यायालय हमारे वह न्यायालय होते हैं जो कि उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं और जिला स्तर और निम्न स्तर के जो कार्य हैं उनके द्वारा किया जाता है। मतलब जिले लेवल पर इनके द्वारा सुनवाई की जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे मामलों की ये सुनवाई करते हैं जिसमें अधिकतम 1 साल से अधिक सजा का प्रावधान ना हो। अगला प्रश्न पूछा गया
कि अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो आर्टिकल 18 के हम लोग बात करते हैं, उपाधियों के अंत से इसका संबंध है। अगला प्रश्न पूछा गया कि लोसार नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। अब देखिए, इस प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छे से करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग लोसार फेस्टिवल की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में मोनपा नाम की जो ट्राइब है उसके द्वारा यह मनाया जाता है। ये आपके तिब्बती लोगों के बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है, तो तिब्बत, नेपाल और भूटान में भी ये मनाया जाता है। इसके अलावा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, ये हमारे वे राज्य हैं जहां पर लोसार त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न केमिस्ट्री से पूछा गया, रिपीटेड है, कि आवर्त सारणी में कितने प्राकृतिक और कितने कृत्रिम तत्व हैं। तो प्राकृतिक के बारे में पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए कि 94 यहाँ पर नेचुरल हैं और 24 आपके आर्टिफिशियल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी रिपीटेड है, कि NaCl प्लस AgNO3 का होल ट्वाइस ये आपका कौन सा उत्पाद बनाएगा। तो ये आपका एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से लगातार प्रश्न आ रहे हैं और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ में अपक्रिया करता है तो ये बनाता है सिल्वर क्लोराइड और इसके साथ साथ सोडियम नाइट्रेट यहाँ पर बनता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस अभिक्रिया में आविलेय पदार्थ बनता है। तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी आ चुका है। आविलेय पदार्थ की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, नाम इसका है अवक्षेपण। क्या नाम है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसका नाम है और इसी के अंतर्गत यहाँ पर आविलेय पदार्थ बनता है। अच्छा, क्या होती है ये हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? तो जहाँ पर हमारा एक एक्वस सॉल्यूशन है और जिसमें आपको आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेंगे, इसके परिणाम स्वरूप एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है और इसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन में आपको ओम भी दिया गया था और ऑप्शन में आपको ओम मीटर भी दिया गया था। इससे पहले भी ये प्रश्न आ चुका है और उस समय भी मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है, जबकि अगर हम लोग प्रतिरोधकता यानी कि रो की बात करते हैं तो इसकी एसआई इकाई होती है ओम मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 26 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी बताइए। कम से कम 20 बार ये सवाल पूछा जा चुका है ग्रुप डी में। तो अवतल दर्पण के लिए सारे आपके निगेटिव होते हैं, एफ, यू, वी सारे निगेटिव होते हैं। वी हमको फाइंड आउट करना है, तो 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/u हम लोग करेंगे। इसको यहाँ से हम लोग साइन के साथ में वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 22.2 सेंटीमीटर। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने c से परे कहीं पर रखा हुआ है और जो आपकी इमेज बन रही है वो c और फोकस के बीच में यहाँ कहीं पर बन रही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के आपतन के बाद किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होगा। तो सबसे कम की बात करें तो ये आपके लाल रंग का होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और सबसे अधिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है बैगनी रंग में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है ये अधिकतम होता है, जबकि लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है ये आपका सबसे न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न बायोलॉजी से पूछा गया कि आनुवांशिकता के जनक कौन हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, क्योंकि जो भी हमारे आनुवांशिकी के नियम हैं इन्हीं के द्वारा खोजे गए थे। और आनुवांशिकता एक ऐसा गुण है जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। फिर एक सिंपल सा प्रश्न पूछा गया कि हमारे किस सेल ऑर्गेनेली में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन के सिंथेसिस की बात करते हैं, ये आपके होता है राइबोसोम में। किसमें? राइबोसोम में आपके प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं या तो ये आपको साइटोप्लाज्म में फ्रीली तैरते हुए दिखाई देंगे या फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपके उससे जुड़े होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राइबोसोम में इसका संश्लेषण होता है।
अब हम लोग, हाँ बेटा, हाँ, तो कल हम लोग 5 सितंबर के दूसरे शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो यहाँ से हम लोग 5 सितंबर के दूसरे शिफ्ट में जो भी आपके प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर से एक प्रश्न आया था कि मई 2021 में कोविड-19 के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस पहल को शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये पिछले साल शुरू किया गया था और इस पहल का नाम है संवेदना, यानी कि सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वर्नेरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी आपका 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों के साथ में समझौता किया है। तो ये समझौता इन्होंने नीति आयोग के साथ में किया है और इस समझौते के अंतर्गत दोनों के द्वारा एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर होगा। तो 2025 में जो इसका आयोजन है वो हमारे भारत देश में किया जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी आने वाले महीने में आपका पुरुष T20 विश्व कप शुरू होने वाला है जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। पुरुषों के जो 50 ओवर का विश्व कप है वो अगले साल आपके भारत में आयोजित किया जाएगा। वहीं पर अगर हम लोग 2024 के महिला T20 विश्व कप की बात करते हैं तो उसका आयोजन बांग्लादेश में 2024 में किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021-22 के लिए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है। तो ये जीता है हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने और इन्होंने केरला ब्लास्टर्स को यहाँ पर हराया है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि 2020-21 के लिए ये जो खिताब है वो आपके मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी आ चुका है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 2 लोगों को ये पुरस्कार मिला, डॉक्टर जीमन पन्नियमकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। CSIR के द्वारा हर साल विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। टोटल इसकी 7 कैटेगरी हैं और पिछले साल यहाँ पर 11 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार नागरिकों के सबसे करीब होती है। देखिए, हमारे देश में आपको 3 स्तर पर सरकारें मिलेंगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर आपकी स्थानीय सरकार होती है जैसे कि नगर पालिका और ग्राम पंचायत। तो आपके जो नगर पालिका या ग्राम पंचायत की सरकार है वो हमारे नागरिकों के सबसे करीब होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था। तो ये आपके मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। इसी प्रकार से 1909 में जो अधिनियम आया था वो आपके मार्ले मिंटो सुधार के ऊपर आधारित था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में है। सिंपल सा प्रश्न है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में भारतीय संविधान में आपको समानता का अधिकार देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि उच्च सदन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखिएगा, एक स्टेटमेंट था कि यह कभी भंग नहीं होती है। कई सारे स्टेटमेंट थे जैसे कि राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है, 5 साल पर यह भंग होती है, 4 साल पर होती है। तो एक स्टेटमेंट था कि ये कभी भंग नहीं होती है। तो आप सभी को ये पता होगा कि उच्च सदन यानी कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एगमार्क सर्टिफिकेशन का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है। तो जो हमारा एगमार्क सर्टिफिकेशन है मुख्य रूप से जो आपके कृषि उत्पाद होते हैं उनके गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आपने ऐसे कुछ साइन देखा भी होगा कि जो भी हमारे खाने वाले कृषि से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं उन पर आपको इसका मार्क देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि छठ पूजा त्यौहार में किस देवता या किसकी पूजा की जाती है। तो छठ पूजा वैसे हमारे बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार है और इसमें आपके सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। इससे पहले पूछा गया था कि पोंगल त्यौहार में किसकी पूजा होती है। तो पोंगल त्यौहार में भी भगवान सूर्य की ही पूजा की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भूगोल शब्द का जो प्रयोग है ये किसने किया था। तो एक हमारे यूनानी दार्शनिक थे या फिर आप कह सकते हैं एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एरेटोस्थनीज। तो इन्हीं के द्वारा सबसे पहले भूगोल शब्द का यूज किया गया था और इसीलिए एरेटोस्थनीज को
भूगोल के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी के लिए लिपि कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत आपकी जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी लिपि है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी और अंग्रेजी को आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर किया गया था और उसी समय हिंदी के लिए हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट को फाइनल किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्रक का विषय है, यानी कि टर्सरी सेक्टर, जिसे आप लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं, उसका विषय है? तो सिंपल सा प्रश्न है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य है, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, ये सारे हमारे तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, माइनिंग हो गया, ये सारे प्राइमरी सेक्टर में हैं। और जो भी आपका पूरा विनिर्माण क्षेत्र है, यानी कि जो आपके प्रोडक्शन का क्षेत्र है, वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हंस संप्रदाय में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो हंस संप्रदाय की बात करते हैं तो इसमें आपके भगवान कृष्ण और उनके साथ देवी राधा की पूजा की जाती है। हंस संप्रदाय को ही हम लोग निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं और बैरागियों के जो 4 संप्रदाय हैं उसमें सबसे प्राचीन आपका हंस संप्रदाय है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, नाम है इसका सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न पूछा गया कि साइक्लोपेंटेन में कितने सिग्मा और पाई बांध होते हैं? तो इसमें आपको टोटल 15 सिग्मा और पाई बंध देखने को मिलेंगे। फॉर्मूला होता है C5H10। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा साइक्लोपेंटेन, 5 आपको इसमें ऐसे कार्बन मिलेंगे और इनके साथ साथ 2-2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। कोई भी डबल बॉन्ड इसमें नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें आपको 5 CC के बीच में सिग्मा बॉन्ड और 10 आपको CH के बीच में सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में गलत है? तो 3 आपको स्टेटमेंट दिए गए थे कि आवर्त सारणी में 63 एलिमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में फोकस किया था, बिल्कुल करेक्ट है। परमाणु क्रमांक के ऊपर ये आधारित था, तो ये हमारा बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1872 में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि है? तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की जो विधि है इसे हम लोग हिट एंड ट्रायल विधि के रूप में जानते हैं। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं, देखिए एक तरफ आपको अभिकारक दिए गए होते हैं, तीर के दूसरी तरफ आपको उत्पाद दिए गए होते हैं। तो उस स्थिति में जो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है उससे हम लोग एटम को बैलेंस करते हैं और धीरे धीरे हम लोग पूर्णांक संख्या के बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो इसी को हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आवर्त सारणी के दूसरे समूह के दूसरे आवर्त में जो एलिमेंट है इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल यहाँ पर आपको 2 देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका बेरिलियम नाम का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। तो आखिरी कोष में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। फिर एक प्रश्न था पीएच वैल्यू और उसके सामने कुछ मिलान वगैरह करना था। तो इसमें एक आपका दिया गया था कि दांतों का क्षय, तो पीएच जब 5.5 से कम होता है तो दांत आपके गिरने लगते हैं। वर्षा के जल से नदियों का पीएच बढ़ता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वर्षा का जल आपका अम्लीय है और उसमें आपका स्वच्छ पानी आएगा तो इससे इसकी जो अम्लीयता है वो कम होगी और अम्लीयता कम होने का मतलब है कि पीएच यहाँ पर बढ़ेगा। फिर मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच पर कार्य करता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट मैच था। अगला प्रश्न पूछा गया कि सूरजमुखी के किसी खेत की बेहतर पैदावार के समय जो पीएच है वो 4.5 था, जो कि अब बढ़ करके 6.4 हो गया है। तो पीएच में सुधार के लिए किसका उपयोग हम करेंगे? तो पीएच आपका एसिडिक है, मतलब मिट्टी हमारी यहाँ पर एसिडिक है और इसके लिए हमको किसी बेस की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए बुझा हुआ चूना या फिर जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे हम लोग स्लेग्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं, उसका यहाँ पर उपयोग किया जाता है।
इससे पहले पूछा गया था कि अगर किसी मिट्टी का pH 11.4 है तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे, तो ये हमारा क्षारीय है, इसमें हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि CuO प्लस H2, ये आपका Cu प्लस H2O बनाता है, तो इसमें किसका अपचयन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अपचयन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कॉपर का अपचयन हुआ है। कैसे? कॉपर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 2 है, +2, और यहाँ पर आकर के हो जाता है 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर में जो कमी होती है इसी को हम लोग अपचयन के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण नंबर है वो 0 से आपका +1 होता है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर का +2 से यहाँ पर 0 हो रहा है। फिजिक्स में एक प्रश्न पूछा गया था कि एक धातु के 4 टुकड़ों को माला के मनके के अनुसार जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए, अगर मान लेते हैं आपके पास में कोई एक मेटल है, कोई एक रेजिस्टेंस है मेटल का, इसे आप लोग 4 भागों में तोड़ेंगे तो उसके बाद में किस प्रकार से इसको एडजस्ट करेंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पर इसका उत्तर होगा। अगर किसी ने यहाँ पर उत्तर दिया हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि इसमें आपके ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे और प्रश्न की लैंग्वेज यहाँ पर क्या थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 4, 8 और 12 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। प्रतिरोध समानांतर में है तो फॉर्मूला आप लोग लगा लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 24/11 यहाँ पर आंसर आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है इसका उपयोग किसमें होता है। तो किसी भी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। वहीं पर अगर हम लोग बाएं हाथ के नियम की बात करते हैं तो उसमें आपके प्रेरित विद्युत धारा का पता लगाने में किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग होता है। एक प्रश्न पूछा गया कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी और आपको प्रकृति बताना है। तो फोकस 15, वस्तु की 30, यानी कि सी के ऊपर ही हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, और सी के ऊपर जब हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ पर जो आपकी इमेज है वो भी सी पर ही बनती है। प्रकृति की अगर हम लोग बात करते हैं तो सी के बिल्कुल ठीक नीचे होती है, वस्तु के साइज की होती है, उल्टी होती है और यहाँ पर रियल इमेज बनती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो प्रतिरोध के बीच B1 डिवाइडेड बाई B2 और B1 डिवाइडेड बाई B2 होल डिवाइडेड बाई I1 और I2 का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा प्रश्न है, आपके जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी कि I1 और I2 इन सभी की वैल्यू 1 होगी। वोल्टेज यहाँ पर अलग होगा, तो सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध निकालेंगे तो ये 30 आ जाएगा। I1 की अगर हम लोग बात करते हैं या I2 की बात करते हैं तो ये 1/5 एम्पियर होगा, और जब हम लोग B1 की बात करेंगे तो ये आपका 10 ओम के लिए 2 वोल्ट होगा और V2 के लिए आपका हो जाएगा 4 वोल्ट। तो B1/B2 1/2 होगा, और इसी में अगर आप लोग I1/I2 कर देंगे तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर 1/1 आ जाएगी, क्योंकि ये आपका सेम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2 क्षण चुंबक A और B हैं। A चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से 6 चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, जबकि B के नॉर्थ पोल से 3 बल रेखाएं निकल रही हैं, तो किसकी क्षमता ज़्यादा होगी। देखिए, जब हम लोग किसी भी चुंबक की बात करते हैं तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मान लेते हैं कोई मैग्नेट है जिसका इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, रेखाएं यहाँ से निकल करके यहाँ से इंटर करती हैं, और इन रेखाओं की संख्या जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी ए चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से 6 चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ कि यहाँ से आपकी 6 रेखाएं निकल रही हैं। वहीं पर अगर हम बी की बात करें तो इसमें सिर्फ 3 ही निकल रही हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेट ए है उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा होगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि किसी सतह के अभिलंब के अनुदिश कोई प्रकाश की किरण सतह के सापेक्ष कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोग इस प्रश्न को समझ पा रहे हैं। बाकी PDF जो होगी उसमें इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि दर्पण के संदर्भ में R, C और F में क्या संबंध है। तो आप सभी को पता होगा, जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई दर्पण है तो यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर आपका C होता है। तो ये जो दूरी है F से P की,
वही दूरी आपकी F से C के बीच में होती है और ये दूरी आपकी इसकी होती है आधी। तो R इक्वल टू 2F यहाँ पर हो जाएगा। बायोलॉजी से एक प्रश्न पूछा गया था कि खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ा पोषी स्तर कौन सा है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए थे, चूहा, बाज, पेड़ और अजगर। तो इसमें आपका बाज सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। फिर एक प्रश्न था कि वर्जिन वनस्पति किसे कहा जाता है। इंसान की बात नहीं हो रही है, वनस्पति की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे वे पेड़ पौधे जो कि बिना किसी भी इंसान के हस्तक्षेप के प्राकृतिक एनवायरनमेंट में उगते हैं और बड़े होते हैं, उन्हीं को हम लोग वर्जिन वनस्पति के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि फेफड़ों में श्वसन प्रक्रिया के बाद शेष बचे वायु को क्या कहा जाता है। तो जब भी हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरी हवा हम लोग बाहर छोड़ देते हैं या पूरी हवा हम लोग अंदर लेते हैं। कुछ हवा आपके फेफड़ों में शेष बचती है और इसको हम लोग फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। पौधों में जो आपका भोजन फोटोसिंथेसिस के जरिए बनता है, इसका भंडारण किस में होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो भंडारण है वह मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा में किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पौधे का वह ऊतक जो कि प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होता है, उसे भी हम लोग मृदुतक के नाम से ही जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई पेड़ पौधा बहुत ही छोटा होता है और उसे आप लोग तोड़ करके उसको छिलेंगे तो अंदर की जो आपकी तना होगी वो भी आपको हरे रंग का देखने को मिलता है और ये आपका मृदुतक ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, भोजन भी इसी में भंडारित होता है और ये आपके प्रकाश संश्लेषण को करने में भी सक्षम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गर्भ निरोधक के संबंध में कौन सा कथन गलत है और इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया था कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गर्भ निरोधक के लिए जो भी उपाय हैं उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में जलीय जंतु अमोनिया का उत्सर्जन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन यानी कि विसरण के द्वारा इसका उत्सर्जन किया जाता है। एक प्रश्न पूछा गया कि फाइलंथस एम्बेलिका किसका वैज्ञानिक नाम है जिसका उपयोग च्यवनप्राश में किया जाता है। तो इसे हम लोग इंडियन गूजबेरी भी कहते हैं या इसे हम लोग आंवला या फिर आंवला भी कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइलंथस एम्बेलिका। अगला प्रश्न पूछा गया कि फुफ्फुस सिरा का कार्य क्या है। तो फुफ्फुस सिरा उन सिराओं को कहते हैं जो कि फुफ्फुस से ऑक्सीकृत रक्त को लेकर के आपके दिल तक पहुंचाती हैं। वहीं पर अगर हम लोग फुफ्फुस धमनी की बात करते हैं तो ये आपकी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको फेफड़ों की ओर ले जाती है। तो इस प्रकार से 5 और 6 को दूसरी शिफ्ट में जो भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए थे उन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी आपको जो प्रश्न याद हैं वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे उन प्रश्नों को PDF में इंक्लूड किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।